यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। तरफ वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा ना, वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है, वर्क इन होम चल रहा है। लोग अपना झाड़ू पोछा करके टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, पैसा नहीं दे रहा है। सोचिए 3 दिन में अमेरिका का यह हाल हो गया। शटडाउन का क्या असर पड़ता है उसे आप अमेरिका में फ्लाइट सर्विस के उदाहरण से समझिए। अमेरिका में एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को पहले ही आगाह कर दिया कि शटडाउन की वजह से फ्लाइट सर्विस में देरी हो सकती है, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जुड़े लोग बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अमेरिका में 60,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं और 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। ये वो लोग हैं जो शटडाउन में भी काम करते हैं, क्योंकि इनकी सर्विस को जरूरी माना गया है। लेकिन भाई वो कह रहे हैं कि हो सकता है धीरे धीरे काम करेगा। क्या प्रेशर बनाएंगे कि जल्दी जल्दी करो नहीं तो पैसा नहीं देंगे। वो कह रहा पैसा आ ही नहीं रहा है, कौन सी जल्दी काम करूंगा, नहीं करूंगा, जाओ क्या करिए। पहले ही वो कह दिए कि लेट हो सकता है भाई, आइएगा टाइम पे आप एयरपोर्ट पे। अब अमेरिका में फ्लाइट सर्विस जारी रहेगी या ठप हो जाएगी, ये उन कर्मचारियों पर निर्भर करता है जो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अमेरिका की ऐसी हालत क्यों हो गई, इसे भी आपको समझना चाहिए। फिर बताऊंगा भारत में क्या चल रहा है। दरअसल अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास करना जरूरी होता है, लेकिन ट्रंप सरकार और विपक्ष के बीच अभी तक फंडिंग वाले बिल को पास करने पर सहमति नहीं बन पाई है। शटडाउन की वजह से सरकारी एजेंसियों को वेतन ही नहीं मिल पा रहा है, और उसका असर यह हो रहा है कि गैर जरूरी सेवाएं और दफ्तर बंद हो गए, क्योंकि जब वेतन ही नहीं है तो दफ्तर खोल के कीजिएगा क्या। अमेरिका में इसे शटडाउन कहा जाता है। अब इस शटडाउन को लेकर अमेरिका में सियासी युद्ध छिड़ गया है। ट्रंप की पार्टी इसके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार बता रही है। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स इसके लिए रिपब्लिकन को दोष दे रहे हैं। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि वो ट्रंप का रबर स्टैंप नहीं ना है जी, जो आदमी जो कर देगा उस पर हम ठप्पा लगा देंगे। आप सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली अर्थव्यवस्था का यह हाल कर दिया ट्रंप ने कि वहां कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए। 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया, जिससे 3,500 करोड़ रुपए बचेंगे। आखिरी बार साल 2018 में शटडाउन हुआ था, तब भी ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। तब शटडाउन 35 दिन चल गया था। इस बार अगर 35 दिन शटडाउन चल गया ना बॉस, तो ट्रंप फंस जाएंगे। ये वही ट्रंप है जो टैरिफ लगाकर भारत को नुकसान पहुंचाने निकले थे, लेकिन आज खुद उनके यहां जबरदस्त नुकसान हो रहा है। जो ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, आज उनके यहां अमेरिका की जीडीपी गिरने के नए नए अनुमान लग रहे हैं। टैरिफ वॉर से ट्रंप भारत को हिला ना पाए, उल्टे शटडाउन से अमेरिका जरूर हिल गया। शटडाउन से अमेरिका को कितना नुकसान होगा आप खुद सुनिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक 1 हफ्ते के शटडाउन से अमेरिका की जीडीपी 0.1 से 0.2% तक गिर सकती है। 1 हफ्ते के शटडाउन में बॉस, 1 हफ्ते के हिसाब से जीडीपी में यह बड़ी गिरावट है। शटडाउन से अमेरिका को करीब 1 हफ्ते में 1,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर यह 1 महीने खिंच गया बॉस, तो अमेरिकी मार्केट को करीब 2,66,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। शटडाउन से करीब 43,000 नौकरियां खतरे में पड़ गई। इससे पहले जब साल 2018 में शटडाउन हुआ था, उससे अमेरिका को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अमेरिका की ही तरह फ्रांस में भी शटडाउन की नौबत आ गई। वहां सरकार के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। कामकाज ठप पड़ गया है। ट्रेड यूनियन हड़ताल पे चली गई। ये देखिए एफिल टावर, हालत ये हो गई है कि पेरिस में एफिल टावर को बंद करना पड़ गया है। एफिल टावर पर बोर्ड लगा दिया गया है कि हड़ताल की वजह से एफिल टावर बंद है। बताइए, ये दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का हाल है बॉस। पैसा नहीं है उनके पास। और यहां भारत में जीएसटी में थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ, भाई साहब लाइन लग गई कि ये खरीद ले वो खरीद ले। लोग जाड़ा आने वाला, ठंडा आने वाला कह रहे हैं एसी खरीद लेते हैं, सस्ता मिल रहा। ऐसा पॉकेट में पैसा है। एफिल टावर पेरिस की पहचान मानी जाती है। एक अनुमान है कि सामान्य दिनों में एफिल टावर को देखने के लिए 15 से 20 हजार लोग आते हैं रोज। फ्रांस के करीब 200 शहरों में भयंकर प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ ठप करने की मुहिम चला रहे हैं। देखिए पब्लिक सड़क पर आ गई। फ्रांस की सरकार बजट में कटौती कर रही है, जिस वजह से कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम के बजट पर कैंची चलेगी। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को करीब 85,000 लोग पेरिस की सड़क पर उतरकर मार्च करने लगे। हेल्थ केयर वर्कर थे, टीचर थे, स्टूडेंट थे, सब उतर गए सड़क पे। बॉस कि पैसा काट लोगे हमारा क्या होगा। लेकिन वहां सरकार से संभल ही नहीं रहा है। कह रही कि पैसा नहीं काटेंगे तो देश खत्म हो जाएगा। अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाने की ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनसे लो ना जी, हमसे क्यों ले रहे हो। साथ साथ पढ़ाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार से खर्च बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं।
लेकिन पैसा होगा तब तो सरकार करेगी, सरकार कर ही नहीं पा रही है। लेकिन यही चीज अपने यहां देखिए बॉस, जो लोग सपना पाल रहे हैं कि जेनजी जैसा आंदोलन भारत में हो जाए, उनको देखना चाहिए कि भारत कहां आज चमकता सितारा बना हुआ है। फ्रांस अमेरिका जैसे देशों का बुरा हाल है, लेकिन आप भारत को देखिए, नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, धड़ाधड़ डील पे डील कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील लॉक कर रहे हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी बम बम हो जाएगी। यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू कर दिया है। इन 4 देशों में स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिechtenstein है। भारत ने 4 देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हुए एग्रीमेंट को लागू कर दिया है। इस समझौते की खास बात यह है कि इसमें पहली बार निवेश और रोजगार को शर्तों के साथ जोड़ दिया गया है। अब होगा क्या? असर यह होगा कि यूरोप के जो ये 4 देश हैं, अगले 15 साल में भारत में $100 बिलियन यानी करीब 8,86,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इससे करीब 10 लाख नौकरियां भारत में जनरेट होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक स्विस स्टेट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ने भारत में $150 बिलियन अतिरिक्त निवेश का भी वादा किया है। यानी अगर सब कुछ ठीक चला तो भारत में 100 बिलियन नहीं बल्कि कुल 250 बिलियन यानी करीब 22 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। यह कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कल देश के युवाओं को 62,000 करोड़ की बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। कल युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत देश भर के 1000 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड किया जाना है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोल्ड फैसले कर रहे हैं, उसकी वजह से ही पूरी दुनिया उनकी कायल हुई बैठी। आप रूस और पुतिन को देखना लीजिए। अमेरिका ने इतना प्रेशर बनाया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस से दोस्ती ना टूटेगी, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब मोदी के लिए पुतिन अमेरिका से भिड़ गए, ट्रंप से भिड़ गए। मोदी के लिए पुतिन ने ऐसी ऐसी बातें ट्रंप को सुना दी जो आज तक कोई नहीं कह पाया। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को जवाब देते हुए पुतिन ने कह दिया भाई भारत की तरफ से कि क्या समझे हो, भारत की जगह आगे झुकने वाला नहीं है, भारत स्वाभिमानी है, भारत के लोग ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि भारत अपने हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। पुतिन ने कह दिया भाई कि पीएम मोदी को जानते नहीं हो, पीएम मोदी बहुत समझदार नेता हैं जो भारत के हित को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी पुतिन जैसे बड़े बड़े नेता ट्रंप को समझा रहे हैं कि क्या मोदी से भिड़ रहे हो यार, नहीं जीत पाओगे। क्या नए भारत से भिड़ रहे हो, नहीं जीत पाओगे, अमेरिका को झुकना होगा भारत के सामने। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दर्शाता है। दूसरी तरफ भारत में सियासी फायदे के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं। इसलिए आपको समझा रहा हूं ये कंपैरिजन। जिनको लगता है बहुत मामूली बात है, क्या है दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमी बने, क्या है जीएसटी में रिफॉर्म हो रहा है, क्या है इतना 2-2 लाख 3-3 लाख का जीएसटी 3-3 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आ जा रहा, क्या हो गया? ये हो गया बॉस, ये हो गया। अमेरिका के पास पैसे नहीं है देने के लिए। पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकालने वाला प्लान भी सामने रख दिया। और इस प्लान के तहत अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो नुकसान भारत को हो रहा है, रूस उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। रूस भारत के साथ अपने ट्रेड इंबैलेंस को ठीक करेगा। दरअसल भारत रूस से बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, हथियार भी खरीदता है, लेकिन भारत बदले में रूस को उतना एक्सपोर्ट तो करता नहीं है, जिस वजह से दोनों देशों में ट्रेड डिफरेंस होता है। पुतिन ने अपनी सरकार को इस बारे में एक प्रपोजल बनाने के लिए कहा है ताकि भारत के साथ ट्रेड इंबैलेंस को कम किया जा सके। पुतिन ने कहा कि ट्रेड इंबैलेंस को हटाने के लिए रूस ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन भारत से खरीद सकता है। पुतिन ने बेलारूस का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के साथ रूस का ट्रेड टर्नओवर $63 बिलियन है और बेलारूस के साथ $50 बिलियन, जबकि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और बेलारूस की 1 करोड़। यह उदाहरण देते हुए पुतिन ने माना कि कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ट्रेड को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। यानी पुतिन कह रहे हैं भाई कि तुम मेरे दोस्त हो, तो यह क्यों होगा कि खाली तुम ही खरीदते रहोगे और मैं बेचता रहूंगा। अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तुम भी बेचो, हम भी खरीदेंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को और बूस्ट देंगे भाई। पुतिन इस साल दिसंबर में भारत भी आ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वो इस मुलाकात को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। वो अपने भरोसेमंद दोस्त मोदी से मिलने को उत्सुक है। दिसंबर में करेंगे, 5-6 दिसंबर के आसपास आएंगे। भारत की तारीफ करने के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप की तगड़ी क्लास भी लगाई। तेल खरीदने पर भारत को कोसने वाले ट्रंप और उनके सलाहकारों को पुतिन ने आईना दिखा दिया। पुतिन ने वो आंकड़े सामने रख दिए जिससे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। रूस के राष्ट्रपति ने बताया कि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, जबकि भारत को रूस से व्यापार करने से रोकता है।
पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका को यूरेनियम बेचने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर है। साल 2025 में अमेरिका को यूरेनियम बेचकर रूस को करीब $1.2 बिलियन मिलने का अनुमान। तो पुतिन ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं भाई, भारत के लिए, मोदी के लिए, कि तुम लोग क्या मोदी के पीछे और भारत के पीछे पड़े हो जी? तुम तो खुद हमसे खरीद रहे हो, ना खरीदो हमसे। अगर तुमको लगता है मेरे पास पैसा आ रहा है इसलिए मैं यूक्रेन से लड़ रहा हूं, तो तुम खरीदना यूरेनियम बंद कर दो। भारत से क्या भिड़ रहे हो, नौटंकी करते हो। पुतिन ने एक ही झटके में उस अमेरिका को एक्सपोज कर दिया जो यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने में लगा हुआ था। यही वजह है कि जब ट्रंप ने यूरोप के देशों से भारत पर टैरिफ लगाने के लिए कहा तो यूरोप के देश भी पीछे हट गए। यूरोप के देश ये जानते हैं कि जब वो खुद रूस से अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो किस मुंह से भारत को रोकेंगे बॉस। यानी एक तरफ तो दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत की ताकत को मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का जलवा मान रहे हैं, और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, भाई ये लोग ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं जैसे मोदी ने सब बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश चले गए और हर बार की तरह इस बार भी विदेश जाकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे यहां हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लगातार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारत में राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, विदेश जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया में जाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भारत बहुत शानदार गति से आगे बढ़ रहा है, आइए आप भी इस गति में जुड़ जाइए हमारे साथ। भारत को आगे ले जाने में हम आगे पूरा दम लगा रहे हैं, आप भी आइए और भारत में निवेश कीजिए। राहुल गांधी विदेश जाते कहते सब बर्बाद हो गया, बस कुछ ना बचा वहां। राहुल गांधी विदेश जाकर इसी तरह के बयान देते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस आज देश विरोधी ताकतों का हाथ का खिलौना बनकर रह गई। सुनिए एक बार। बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में इतना परिपक्व था, आज की डेट में उतना ही अपरिपक्व है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में अल्ट्रा लेफ्ट और इन लोगों को यूज करना जानता था, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव तक। आज उनके द्वारा यूज होने लगा है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, आज देश के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया, साथ ही दूसरे खतरों के बारे में भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, सभी को जगह देनी। भारत में चीन जैसा सिस्टम नहीं लगाया जा सकता है जहां लोगों को दबाया जाता है। ऐसा भारत में करना बहुत खतरनाक होगा। राहुल गांधी को कभी चाइना का मॉडल पसंद आता है, कभी चाइना का मॉडल पसंद नहीं आता है। कह रहे हैं भारत में जो है वो आवाजों को दबाया नहीं जाता। कौन सी आवाज दब रही है बॉस? इस देश में प्रधानमंत्री को मां की गाली स्टेज से दे दी जा रही है। और कितनी आजादी चाहिए लोगों को? हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के सड़क पर नारे लग जाते हैं। और कितनी आजादी चाहिए लोगों को? जो सीए आया नहीं, जो एनआरसी आई नहीं थी, उसके लिए सड़क छेक के बैठ गए 2 महीना। बच्चा लोग स्कूल जा रहा है, 4-4 घंटा लग जा रहा है उसको, लोग परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है। और कितनी चाहिए आजादी भाई? क्या आजादी में चाहिए इन लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी विदेश से ऐसी बयानबाजी को पहली बार कर रहे हैं। जब विदेश जाते हैं इसी तरीके की बात करते हैं और फिर फंस भी जाते हैं। आप देखिए अप्रैल 2025 में अमेरिका के बोस्टन में क्या कह दिए कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसके सिस्टम में कुछ तो बहुत गलत है। सितंबर 2024 में अमेरिका में बोले कि भारतीय लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था, अब यह लड़ रहा है। सितंबर 2023 में ब्रसेल्स में कहा था कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। 2022 में लंदन में बोले कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं, डीप स्टेट यानी सीबीआई, ईडी को डीप स्टेट बता दिया, भारत को चबा रहा है। मार्च 2018 में मलेशिया में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री होता तो नोटबंदी प्रस्ताव कूड़ेदान में फेंक देता। साल 2018 में सिंगापुर में बोले थे कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। जनवरी 2018 में बहरीन में बयान दिया कि सरकार समुदायों के बीच नफरत फैलाने में जुटी हुई है। यानी इनके हिसाब से यही चल ही रहा है पिछले 10 साल से। तो चल रहा है तो सब कैसे नरेंद्र मोदी को जिता दे रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के इस पैटर्न पर पलटवार कर रही है। बीजेपी करेगी राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं वो कुछ नया सीख के आते हैं। इस बार जब लौटेंगे तो जो सिखाया गया होगा वो आकर बोलेंगे। खैर राहुल गांधी यहां एटम बम फोड़े, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन वहां उन्होंने कार्यक्रम में ऐसी बात बोल दी कि लोगों का दिमाग फट गया अपने आप सुन के। उनके बयानों पे बड़ा विवाद हो रहा है। कोलंबिया में ही राहुल गांधी ने कार और बाइक के वजन को लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया कि लोग दिमाग हिल गया भाई कि कहना क्या चाहते हो।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाइक जो है वो 2 लोग को लेकर जाती है तो 100 किलो की है और गाड़ी 3000 किलो की है, उसमें एक आदमी भी बैठ के जा रहा है तो 3000 किलो की गाड़ी क्यों है भाई? अब ये सवाल सुन के सड़क पर खड़ी गाड़ियां और बाइक आपस में भिड़ गए, बाइक पलट गई। करे कि क्या सवाल था भाई, हम लोग तो आज तक सोचे नहीं, वेरी डीप। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने सवाल पूछा, खुद जवाब भी दिए क्योंकि बाकी तो कोई जवाब दे नहीं सकता था इस सवाल का। राहुल गांधी ने बताया कि कार भारी और बाइक हल्की इसलिए होती है क्योंकि दोनों के इंजन में फर्क है। जब एक्सीडेंट होता है तो बाइक का इंजन अलग हो जाता है, जबकि एक्सीडेंट होने पर कार का इंजन कार के अंदर घुस जाता है और पैसेंजर को मार डालता है। गहरी सांस लेनी पड़ती है सब समझने के लिए, फिर भी समझ में नहीं आता है। क्या समझाना चाह रहे थे वही जानते हैं। राहुल गांधी के ऐसे बयान को सुनकर बीजेपी भी चुटकी ले रही। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस ज्ञान से बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनियों के इंजीनियर छाती पीट रहे होंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाइक जो है ना, जैसे एक्सीडेंट होता है इंजन अलग हो जाता है, इंजन आपको नहीं मार पाता। अरे इंजन क्या मारेगा बॉस, सड़क पे लदबदा के गिर जाइएगा, माथा फट जाएगा, आप खुद ही मर जाइएगा, इंजन क्या मारेगा? क्या बोलते हैं भाई। राहुल गांधी खुद ऐसे मौके देते हैं जिसका बीजेपी फिर फायदा उठाती है। कोलंबिया से राहुल गांधी की एक तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में राहुल गांधी ने भारतीय कंपनी की बाइक दिखाई। राहुल गांधी ने लिखा कि बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से जीत सकती हैं, भाई भतीजावाद से नहीं। यानी राहुल गांधी को इंडियन कंपनियों के प्रोडक्ट विदेश में देखकर गर्व हो रहा है। इसी पे तो पीएम मोदी जोड़ न दे रहे थे बॉस। पीएम मोदी मेक इन इंडिया शुरू करते हैं, भारतीय कंपनियों को सुविधाएं देते हैं जिससे भारत आत्मनिर्भर हो, विदेश में भारतीय प्रोडक्ट जाए, तो यहां तो कहते हैं कि मेक इन इंडिया बेकार है, वहां जाकर फोटो डाल रहे हैं। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी देश में कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, विदेश जाकर भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है कह रहे हैं, यानी खुद ही अपने बयान को गलत बता रहे हैं। तो भैया कैसे तय करना है कि इकोनॉमी डेड है या हम तेजी से बढ़ रहे हैं? इंकी पिंकी पोंकी पो कर लें, आज मूड पे है कि आज डेड इकोनॉमी है, कल कोलंबिया गए तो वहाँ इकोनॉमी ठीक ही तेजी से बढ़ रही है। क्या बोलूँ मैं, खैर छोड़िए, इनका जो हाल है सो है ही है। पाकिस्तान का हाल अब आपको बताता हूँ जिसमें बड़ा बवाल मच गया है भाई। पीओके में ऐसा भयंकर बवाल, पाकिस्तान की फौज को वहाँ पब्लिक ही क्यों पीट रही है। मुनीर के होश उड़े, शहबाज की हवा टाइट, पीओके में वो हो रहा है जो कभी ना हुआ बॉस। देखिए क्या हो रहा है पीओके में। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में असीम मुनीर की फौज को जमकर पीटा। वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान की फौज की पिटाई का कार्यक्रम थम नहीं रहा और अब पिछले 4 दिन से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी फौजियों की जमकर पिटाई चल रही है। पीओके के लोगों का जहां कहीं पाकिस्तानी फौज दिखता है उसको पकड़ के रगड़ देते हैं, पीट देते हैं, सूद देते हैं। पाकिस्तानी फौजियों का जान बचाना मुश्किल हो रहा है भाई। पीओके के लोग पाकिस्तान के फौजियों को सिर्फ पीट ही नहीं रहे बल्कि उनकी वर्दी उतारकर उसकी नीलामी कर रहे हैं। ये देखिए, हालांकि इस 2 कौड़ी की वर्दी को खरीदता कौन होगा भगवान ही जाने। लेकिन आखिर पीओके के लोग पाकिस्तानी फौजियों के खून के प्यासे क्यों हो रहे हैं? मुनीर की फौज ने पीओके में ऐसा क्या कर दिया कि लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं? पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पीओके भारत के पास वापस चला आएगा? आज आपको बताऊंगा। पीओके में इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी बगावत का बिगुल बज चुका है। हमारे यहां एक गाना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, वहां चल रहा है मुनीर डायन खाए जाते हैं। पीओके में इस वक्त वहां की जनता और मुनीर की फौज के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। लोग फौज से इस कदर गुस्से में हैं कि उन्हें देखते ही जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए बॉस। पीओके में मुनीर के इन गुर्गों का बड़े जबरदस्त तरीके से भूत उतारा जा रहा है, पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। लोगों से पिटने के बाद पाकिस्तान के फौजियों की सांसें उखड़ गई। सोचिए भारत ने इनका क्या हाल किया होगा। पब्लिक के सामने ऐसे पड़े हुए हैं। पीओके में सरेआम असीम मुनीर की इज्जत नीलाम हो रही है। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। सड़क के किनारे पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों के हेलमेट्स, शील्ड्स और जैकेट्स का ढेर लगाया जा रहा है। लोग आकर इन्हें पहनकर देख रहे हैं, यानी सड़कों पर फौजियों की वर्दियों की सेल टाइप लगी हुई है। देखिए कैसे खड़ा कर दिया गया है। 10-10 रुपए में पाकिस्तानी पुलिस की वर्दियां बिक रही हैं। अब 10 से ज्यादा की तो औकात भी नहीं है। जैसे मंगल और बुध बाजार नहीं लगता है, वैसे वहां शुक्र बाजार लगा हुआ है। 10-10 रुपए में 6 पजामा ले जाओ। पीओके में इस वक्त हालत यह है कि लोग असीम मुनीर के खून के प्यासे हो चुके हैं। अगर असीम मुनीर इनको वहां दिख जाए भाई, उसको वहीं पे पटक के ये लोग रगड़ दें। दरअसल 29 सितंबर को पीओके में जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था।
यह विरोध प्रदर्शन पीओके विरोधी सरकारी नीतियों और फौज के अत्याचार के खिलाफ बुलाया गया था, जिसमें पूरे पीओके में बंद और चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस दौरान पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। आंदोलन को बाहरी साजिश और प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की गई। पूरे पीओके में ये लोग इंटरनेट बंद कर दिए, मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए। लेकिन हालात तब बिगड़े जब पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। कहा जा रहा है इसी के बाद मामला बिगड़ गया। 29 सितंबर को पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फौज और पुलिस की गोलीबारी में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। यह वीडियो देखिए जिसमें एक शख्स जमीन पर पड़ा है और लोग कह रहे हैं कि इसे फौज ने गोली मार दी। 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक 3 दिन में पाकिस्तानी फौज और पुलिस की गोलियों से पीओके में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इन मौतों का बदला लेने के लिए लोगों ने फौजी काफिलों पर अटैक करने शुरू किए। आर्मी के गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी संपत्तियों को तहस नहस किया गया और अब पीओके के लोगों ने ठान लिया है कि वो या तो पाकिस्तान से आजाद होकर रहेंगे या फिर अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। इसलिए अब पूरे पीओके से प्रदर्शनकारियों के काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर चुके हैं, जो पीओके की राजधानी है, जहां पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए पूरा काफिला जा रहा है बॉस। ये अल्टीमेटम है, लास्ट अल्टीमेटम। पीओके में प्रदर्शनकारियों की 38 मांगे हैं, 38। पीओके के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को बंद किया जाए। पीओके में पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों को खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखा जाए। आटे और बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग भी की गई है। आंदोलनकारी आईएसआई समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आतंकी संगठित घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। यानी पीओके के लोग खुद पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ और अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और फौज ने उन पर गोलियां चलवा दी। अब तो पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि पीओके में जो आग भड़की है उसमें कहीं शहबाज और मुनीर ही न जल जाएं। यानी पाकिस्तान के अंदर ही लोग कह रहे हैं कि ये जो आग लगी है ये बुझने वाली नहीं है। ये पीओके जो सुलग रहा है ये अब बहुत मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। पीओके में अपने फौजियों को पिटता देखकर असीम मुनीर के भी होश उड़े हुए हैं। शहबाज की हालत टाइट है, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने पीओके में पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है। लेकिन पीओके की आवाज को दबाना मुनीर और शहबाज के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब वो पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार पीओके में विद्रोह को कुचलने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उसको लग रहा है पत्रकार को मारेंगे, दिखाएगा नहीं। बॉस आज की डेट में चीजें छुपती हैं। इस्लामाबाद से 1000 सैनिक पीओके भेजे गए। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सेना और सुरक्षा बल मिलकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लेकिन पीओके से उठी बगावत की गूंज अब पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, जिसके बाद अब शहबाज शरीफ घुटने टेकने को मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने बयान दिया है कि इस्लामाबाद से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पीओके भेजा गया है। शहबाज सरकार लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए तैयार है। यानी कल तक जो शहबाज शरीफ पीओके के प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी बता रहे थे और असीम मुनीर उन्हें गोलियां मरवा रहा था, अब उनकी एकड़ी निकल गई। पब्लिक ने जब दौड़ा दौड़ा के पीटना शुरू किया तो इनको ये लोग भाई नजर आ रहे हैं, और जब तुम गोली चलवा रहे थे, मार रहे थे, तब भाईचारा मर गया था। पीओके में अब शहबाज शरीफ सरकार बैकफुट पर है। आज भारत ने भी पीओके में पाकिस्तानी फौज की बर्बरता पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का दमनकारी रवैया और अवैध कब्जा ही पीओके में इन हालात की जड़ है। पीओके के कई इलाकों में आम नागरिकों पर पाकिस्तानी फौज की ज्यादती पाकिस्तान की नीतियों का नतीजा है, जहां वो स्थानीय संसाधनों का शोषण करता है और जनता पर अत्याचार करता है। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। भारत ने कहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह जबरन और गैरकानूनी है और वहां लोगों की आवाज को दबाने की उसकी कोशिश पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रही है। कुछ वक्त पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें पीओके को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीओके खुद हमारे पास आ जाएगा। अब पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जो कहा था वो सच होने वाला है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं बॉस कि पीओके के लोग चाहते हैं कि भारत से जुड़ जाएं, भारत के पास वापस आ जाएं। ये कब्जा जो है पाकिस्तान ने जो कर रखा है उससे निकल जाएं, क्योंकि भारत में विकास है, भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान वो देश है जो अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाता है और आतंकवादियों को पालता पोसता है। यानी आम पाकिस्तानियों से ज्यादा इज्जत पाकिस्तान में आतंकवादियों की होती है। जुमे पर सीएम योगी का वो एक्शन, आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटने वालों का कंप्लीट इलाज हो गया क्या? मौलाना तौकीर रजा एंड टीम पर ऐसा एक्शन कि मौलाना खुद शांति की अपील करने पर कैसे आ गए। मुजाहिद आर्मी, ब्लैक डायरी और बरेली के गुनहगारों का वो खुलासा जो आपको शॉक दे देगा। पिछले शुक्रवार को बरेली याद है ना बॉस, पूरे यूपी को सुलगाने की वहां साजिश हुई थी।
आज फिर शुक्रवार था, जुम्मा था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों को लगा भाई पिछले बार तो बड़ा कांड हुआ, आज फिर कुछ ऐसा ना हो जाए पिछली बार जैसा। लेकिन बॉस, एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने इस साजिश के मास्टरमाइंड, उनके मददगारों पर जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिस तरह दंगाइयों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा, जिस तरह दंगों की साजिश की कलई खुली, उसने यूपी को सुलगाने का जो मंसूबा पालने वाले थे उनकी सारी गर्मी निकाल दी बॉस। आज बरेली में बवाल के बाद दूसरा जुमा था, लेकिन आप स्थिति देख लीजिए। आज बरेली में जुमे की नमाज पर किसी तरह का कोई बवाल नहीं हुआ। अब तक आई लव कैंपेन की आड़ में बवाल को भड़काने में जुटे मौलानाओं के सुर बदल गए। आज मौलाना युवाओं से शांति की अपील करते नजर आए। अब तक आई लव मोहम्मद के लिए खुद को हर सजा के लिए तैयार बताने वाले ओवैसी भी युवाओं को कानून नहीं तोड़ने की नसीहत देने लगे। यानी ओवैसी से लेकर हर मौलाना तक के सुर बदल गए एक हफ्ते में। योगी आदित्यनाथ ने उसी उत्तर प्रदेश में जिसमें पिछले जुमे को बवाल हुआ था, उस जुमे से इस जुमे के बीच में हालात और जज्बात सब बदल दिए। आज पाठशाला में बताऊंगा एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी ने कैसे यह सब कर दिया। आपको याद होगा कि पिछले शुक्रवार को बरेली में किस तरह दंगाइयों की भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस पर पथराव किया गया और फायरिंग तक के आरोप लगे। लेकिन बॉस, आज की तस्वीर देखिए। हफ्ते भर में एक जुमे से दूसरे जुमे के बीच में कैसे हालात बदल गए। बरेली में आज जुमे की नमाज के दौरान पूरी शांति थी, सब कुछ सामान्य नजर आया। नमाज के तय वक्त पर लोग मस्जिदों में आते रहे, नमाज पढ़कर घर वापस जाते रहे। बरेली आज शांत इसलिए नजर आया क्योंकि पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। खुद डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च को लीड किया। शहर की गलियों में फ्लैग मार्च करके बवाल करने का मंसूबा पालने वालों को क्लियर मैसेज दे दिया गया कि तुम अगर उपद्रव करोगे तो इलाज के लिए हम भी खड़े हैं। जमीन पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया तो आसमान में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। ये वही ड्रोन कैमरे हैं जिनकी मदद से पुलिस बरेली में हुए बवाल के आरोपियों की पहचान में जुटी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का ही असर है कि बवाल करने वाले अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, दोबारा कभी गलती नहीं करने की बात कर रहे हैं। बरेली के मामले में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और सारे उपद्रवियों की गर्मी निकाल दी। भाई वो खुद कान पकड़ के कह रहा ना कि कभी ऐसा नहीं करूंगा, इसका मतलब कुछ ऐसा किया था कि उसको पता है कि इस वजह से उस पर एक्शन हुआ है। लोग माहौल क्या बना रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है। कौन बात का मुसलमानों को दबाने का नैरेटिव है बॉस? वो खुद ना कान पकड़ के कह रहा है कि अब कभी गलती नहीं करेंगे। गलती किया है मान ना रहा है, लेकिन नहीं। बरेली के मामले में राजनीति की गर्मी बढ़ी हुई है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 14 लोगों की टीम बनाकर बरेली भेजने का ऐलान कर दिया। संभल से सपा सांसद जकीउर रहमान जैसे नेता भी शामिल हैं इसमें, जो पिछले साल संभल में हुए दंगों में खुद आरोपी नंबर 1 थे। जिस तरह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी संभल हिंसा में शामिल लोगों को बेगुनाह बता रही थी, उसी तरह बरेली में कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग भी बेगुनाह हैं। पुलिस पर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया जा रहा है। इनको कोई गुनहगार दिखता ही नहीं है, बस बशर्ते कि वो मुसलमान होना चाहिए। बरेली के मामले में राजनीति होने लगी है, लेकिन उधर यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन रुकने वाले नहीं है बॉस। अब तक 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर 10 केस दर्ज हो चुके हैं। बवाल की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा समेत 83 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। और आज भी पुलिस ने तौकीर रजा की संस्था IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरिसी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुनीर इदरिसी पर पिछले शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा को भड़काने वाला बयान वायरल करवाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मुनीर ही मौलाना तौकीर रजा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट देखता था। आरोप है कि मुनीर इदरिसी ने ही सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के मैसेज सर्कुलेट किए। तो वो मुनीर भी आज जेल चला गया। अच्छा, ये भी मुनीर है। इसके अलावा पुलिस ने एक और आरोपी फैजान को भी गिरफ्तार किया। फैजान पर बवाल वाले दिन लोगों को पुलिस पर पथराव और फायरिंग के लिए उकसाने का आरोप है। यही नहीं, योगी की पुलिस जिन 3000 लोगों के नाम FIR में दर्ज कर चुकी है, उन सब पे शिकंजा कसना तय है। बरेली की डीएम के मुताबिक पिछले शुक्रवार के बाद से अब तक बरेली में हालात पूरी तरह काबू में है और आगे भी कोई दंगाई अब बरेली को सुलगाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये योगी की पुलिस के